अब डायरेक्टली सीरीज को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि रिवर्स ऑर्डर में जो है वो चल रही है। रिवर्स ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे आसान चीज़ होती है शुरू के अल्फ़ाबेट्स को देखना, क्योंकि हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं फॉर एग्जांपल ABCDEF के साथ। तो जैसे ये डिजिट्स उल्टे होते हैं तो हम फ़ौरन इनको, हमारी आंखें जो हैं फ़ौरन इन चीज़ को पकड़ लेती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है CDE, तो यहाँ पे हो जाएगा FGH और यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा I। तो कंप्लीटली इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये 3 अल्फाबेट्स, सो A इज द राइट ऑप्शन। अब अगेन हमारे पास ये ग्रुप अल्फाबेट्स का एक क्वेश्चन है और मैंने आपको कहा था कि आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना होगा। बाज़ औक़ात मिडिल, लास्ट या पहली टर्म जो है कोई ना कोई सिग्नल दे रही होती है। अब इसमें डायरेक्टली देखो मिडिल टर्म आपको एक सिग्नल दे रही है ABCD, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो E होनी चाहिए। यहाँ पे एक टर्म होगी, यहाँ पे एक टर्म होगी, लेकिन मिडिल टर्म जो है वो E होनी चाहिए। तो फौरन हम ऑप्शंस में जाके देखेंगे कि क्या हम यहीं से अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास ऑप्शंस में जो है वो डिस्टर्बेंस है, तो अगेन हमें पहला या आखिरी डिजिट भी कंपेयर करना होगा ताकि हम अपने आंसर तक पहुंच सकें। अब जब हम इस ग्रुप का पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट देखेंगे तो इससे हमें रियलाइज होगा कि जो पहले ग्रुप का आखिरी लेटर होता है वो दूसरे ग्रुप का पहला लेटर B होता है। जैसे यहाँ पे आखिरी लेटर था K, यहाँ पे पहला था K, यहाँ पे आखिरी था L, यहाँ पे पहला था L, यहाँ पे आखिरी था M, यहाँ पे पहला था M। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर आखिरी है N तो यहाँ पे भी N होना चाहिए। अब अगेन जाके हम ऑप्शंस देखते हैं तो सिर्फ ये एक ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो B इज द राइट ऑप्शन। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट के ग्रुप्स थे और उन्हीं के साथ हम खेल रहे थे। अब हमारे पास आ गए 4 अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप्स। अब पहली नज़र पे देखने पे बंदे को लगता है कि ये काफ़ी शायद हैवी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं होती। आप क्वेश्चन को देख के अपना कोई भी गलत परसेप्शन नहीं बना सकते। अब इस सीरीज़ को अच्छे तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे L और यहाँ पे A, LA और LA ये कांस्टेंट चल रहे हैं पूरी सीरीज में। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे पहला डिजिट होगा लेकिन दूसरा डिजिट L होगा, फिर तीसरा डिजिट होगा लेकिन चौथा डिजिट जो है वो A होगा। अब देखते हैं कि क्या हमें इससे कोई हेल्प मिलती है। अब ये भी उसी पैटर्न पे है, ये भी और ये भी, तो इससे कोई खास हेल्प हमें नहीं मिली। लेकिन अगर ऑप्शंस हम लोगों के इस ट्रिक पे होते तो डायरेक्टली हमें अपना आंसर मिल जाता और हम उसको सॉल्व करके आगे चले जाते। अब दूसरा जो क्लू हमें मिल रहा है वो इनका एक सीक्वेंस मिल रहा है सीरीज का, जैसे EFGHIJ, तो यहाँ पे होगा K, फिर यहाँ पे होगा L और फिर अगेन ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है MN। तो इसी तरीके से ये हो गया हम लोगों का K और ये हो गया हम लोगों का L और ये वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों के पास जो है वो कांस्टेंट थी, सो D इज द राइट ऑप्शन। अब अगेन आपको मैंने बोला है कि जब भी आप इस तरह की सीरीज देखा करो तो उन अल्फ़ाबेट्स को पहले देख लिया करो जिसके साथ हम कंफर्टेबल हैं, जैसे ABCDEF। यहाँ पे देखो CD एक साथ लिखा हुआ है और यहाँ पे फिर हम लोगों के पास EF एक साथ लिखा हुआ है और यहाँ पे फिर GH है। तो H के बाद क्या होगा? H के बाद जाहिरी बात है यहाँ पे होगा I और उसके साथ होगा J, और ये पहला अल्फ़ाबेट जो है वो फिलहाल उसका क्लू नहीं है तो उसको स्टार लगा दो। अब जाके ऑप्शंस देखो कि क्या ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है जिसमें IJ हो आखिर में, तो ये नहीं, ये IJ को सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी नहीं, तो C इज द राइट ऑप्शन। अगेन ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी जिस तरह के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं और इनकी तादाद लेक्चर में भी इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि आपके प्रैक्टिस टेस्ट या NMD कैट में इस तरह के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है। तो इस वजह से आपको इस तरह के सारे यूनिक क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि कोई ऐसा सवाल ना हो जो आपको पहली नज़र देखने पे समझ ना आए। आप फ़ौरन उसको देखो, फ़ौरन एक्शन लो और फ़ौरन अपना सवाल सही करके आगे बढ़ जाओ। अब डायरेक्टली हम लोगों के पास ABC मुझे नज़र नहीं आ रहा या कोई सिमिलैरिटी इस टाइम पे नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं पहला अल्फ़ाबेट जो है इस ग्रुप का पकड़ के इस पहले अल्फ़ाबेट के साथ इसको कंपेयर करूंगा। तो देखने पे मुझे एक रिवर्स सीक्वेंस लग रहा है, जैसे RS। तो अगर मैं सारे रिवर्स सीक्वेंस को देखूं, जैसे ये है PQRS, तो ये एक रिवर्स सीक्वेंस चल रहा है। तो P से पहले क्या आता है? P से पहले मेरे पास आता है O। ठीक हो गया। तो यहां ऑप्शंस में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल O को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, यहां भी O है, यहां भी O है।
अब यहाँ पे मेरे पास L है, यहाँ भी L है, तो मैं मिडिल वाली टर्म को डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि उससे मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अब आखिरी वाली टर्म जो है उसका जो ऊपर पैटर्न है वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। अगर वो मैं ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे देखो D से E, E से F और F से G हो रहा है। इसका ये मतलब है कि ये भी रिवर्स ऑर्डर है। और यहाँ पे D से पहले क्या आता है? D से पहले मेरे पास आता है C, तो इसका मतलब है D इज द राइट ऑप्शन। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए ये तमाम वो क्वेश्चंस थे जो अल्फाबेटिकल सीरीज NMDCAT सिलेबस से डायरेक्टली रेलेवेंट हैं और 90% प्लस प्रोबेबिलिटी आपके पास कि आपसे इसी किस्म का कोई सवाल पूछा जाएगा। और मेरे ख्याल से इस लेक्चर के बाद अभी आप इस स्टेट पे हो कि आप आराम से उसको आंसर कर पाओगे। अब कुछ यूनिक क्वेश्चंस या कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जो एडिशन टू दिस एडिशनल सीरीज हैं, या मे बी उस चीज की पॉसिबिलिटी है कि मे बी उससे मिलते जुलते भी सवाल आपसे में भी पूछे जाएं। तो बेहतर ये होगा कि हम उनको ऑलरेडी टेस्ट कर लें ताकि अगर हमसे उस किस्म का कोई सवाल पूछा जाए तो हम फौरन उस पर रिएक्ट कर सकें। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास ये एक सीरीज है और हम लोगों ने अगला जो इसका ग्रुप है वो प्रेडिक्ट करना है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि पहले हम लोगों के पास जो है ये पूरा एक वर्ड था और इस वर्ड का आखिरी एक और शुरू का एक जो है अल्फाबेट ड्रॉप करके ये वाला वर्ड क्रिएट हो गया। अब अगेन इसका आखिरी एक और शुरू का वर्ड जो है वो ड्रॉप करके ये एक अल्फाबेट जो है वो हम लोगों के पास क्रिएट हो गया। और अब फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं आखिरी हटा दूं और पहला हटा दूं तो इस तरीके का एक अल्फाबेट जो है मेरे पास बाकी रह जाएगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है जिसके शुरू में P हो, आखिर में U हो और 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो अल्फाबेट्स हों। तो जो हम लोगों के पास ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है वो इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि नन ऑफ दीज। अब इस तरीके से आपसे डेज का, मंथ्स का या ईयर्स का भी आपको सीक्वेंस दे दिया जा सकता है और आपसे जो है मिसिंग वैल्यू का पूछा जा सकता है। आप इसमें बिल्कुल वही ट्रिक, वही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करोगे जो अभी तक हमने सीखी है, क्योंकि देखो जिस टाइम पे 1 2 3 को रिप्लेस किया गया था ABCD से तो मेथोडोलॉजी सेम थी, सिर्फ जो वैल्यूज थी वो बदल गई थी। अब यहाँ पे ABCD को उन्होंने दिनों से जो है वो कन्वर्ट कर दिया, जिसका नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसको, इसके पैटर्न को या इसके डिफरेंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संडे से मंडे के दरमियान कितना डिफरेंस है? 0। मंडे से वेडनेसडे के दरमियान कितना डिफरेंस है? 1। बीच में ट्यूसडे आता था जो यहां से गायब है। अब इसी तरह वेडनेसडे और सैटरडे के दरमियान कितना डिफरेंस है? तो वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, फ्राइडे, तो ये हो गया 2, यानी 2 दिन यहां से गायब हो गए। अब इसी तरीके से सैटरडे और वेडनेसडे के दरमियान कितना डिफरेंस है? तो बीच में मेरे पास आता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो 3 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब है कि खास सीक्वेंस हमारे पास चल रहा है 0 1 2 3, तो इसका मतलब है कि ये 4 होना चाहिए। अब देखते हैं, यहां पे आ जाएगा मेरे पास वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो वही 4 आ गया। इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस हमने डेवलप किया या जो पैटर्न हमने डेवलप किया वो आराम से सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब मंडे और इस नंबर के दरमियान हम लोगों के पास डिफरेंस आएगा 5 का। तो इसके बाद आ जाता है मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका मतलब है यहां पे आएगा संडे। अब देखते हैं संडे कहां पे है। संडे जो है इत्तेफाकन सारे के सारे ऑप्शंस में है, तो संडे के बाद वाला भी हम लोगों ने कंक्लूड करना है। तो अगर ये संडे है तो संडे से जो अगला दिन है वो हमें मिलेगा 6 के डिफरेंस पे। तो अगेन अगर मैं अब 6 का डिफरेंस निकालूं तो हफ्ते में अगर तकरीबन 7 दिन होते हैं तो 7वां दिन ऑलरेडी मुझे मेंशन है, तो 6 दिन अगर मैं गुजारूंगा तो वापस उसी 7वें दिन पे आ जाऊंगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मंडे, फिर उसके बाद हो गया ट्यूसडे, फिर उसके बाद हो गया वेडनेसडे, फिर उसके बाद हो गया थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे और उसके बाद हो गया सैटरडे। तो ये मेरे पास हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 6 के बाद वापस क्या आ जाएगा? संडे। तो अब ऐसा ऑप्शन हो जिसमें 2 संडे हों, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब अल्फाबेटिकल सीरीज में इस तरह के जो सवालात हैं उसको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की कैटेगरी में हम इनरोल्ड कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल कंटिन्यूस सीरीज क्वेश्चंस। अब इसको सॉल्व करने की जो सबसे पहली
स्टेप है या सबसे पहली ट्रिक है वो ये है कि आपने टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स गिनने हैं कि आपके पास सीरीज में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब मेरे पास जो टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं वो मेरे पास हैं 18। इसका ये मतलब है कि इसको मैं 6 में डिवाइड कर सकता हूं, 6 के ग्रुप्स में, और टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे मेरे पास 3। तो टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने 18। या ये भी हो सकता है जैसे हमने पिछले सवाल सॉल्व नहीं किए थे, हम छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे जैसे A B C, फिर उसके बाद D E F, ठीक है, तो इनको मैं ग्रुप्स कह रहा हूं। तो इसका ये मतलब है कि मैं 3 के ग्रुप्स में अगर इसको डिवाइड करूं, जैसे ये 3 के ग्रुप्स हैं, तो टोटल कितने ग्रुप बनेंगे 6। तो इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाई करेगा 18 को। अब इसको पहले जो है मैं ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास पहला ग्रुप हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास दूसरा ग्रुप हो गया। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास तीसरा ग्रुप हो गया। अब इस पे ये पहला स्टेप जो था इसमें यूनिक था, एक नया स्टेप था हमारे लिए जो हमने सीख लिया। इसके बाद जो आने वाले स्टेप्स हैं वो वही हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। लाइक किसी भी ग्रुप के पहले अल्फ़ाबेट को या पहले डिजिट को दूसरे ग्रुप के पहले अल्फ़ाबेट से या पहले डिजिट से कंपेयर करना, और उसके बाद अपना जो आंसर है या जो पैटर्न है वो कंक्लूड करना। अब हमारे पास ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, अब और ये 3 है। अब यहाँ पे देखो A है, और यहाँ पे भी A है, और यहाँ पे भी A है, तो ये किसी हद तक सेटिस्फाई हो रहा है। इसका ये मतलब है कि हम अभी इस पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम तीसरे नंबर को, तीसरे अल्फ़ाबेट को देखते हैं। अब तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पे B है, और यहाँ पे भी B है, और यहाँ पे भी B है। इसका ये मतलब है कि किसी हद तक हमें आइडिया हो रहा है कि शायद इन सारे ग्रुप्स में एक ही सीरीज या एक ही पैटर्न हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम इसके 5वें लेटर को देखते हैं, यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है, और यहाँ पे भी C है। अब इसका यह मतलब है कि किसी हद तक ये सारी की सारी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। अब यहां से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इसका जो हर ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, या मे बी वो एक जैसा हो। तो इस बुनियाद पे जो किसी ग्रुप का मिसिंग वैल्यू है वो हम दूसरे ग्रुप से भी ले सकते हैं। अब इसका 1 2 3 4 डिजिट जो है वो मिसिंग है, इसका 1 2 3 4 डिजिट B है। तो क्या मैं यहाँ पे B लगा सकता हूँ? इसको एक तरह मैं यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी B है, तो यहाँ पे मैं B लगा सकता हूँ। इसका ये मतलब है कि जो पैटर्न ये है वो कंटिन्यूसली इन दोनों में भी फॉलो होगा। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न हमारे पास है AA B C। अब यहाँ पे भी AC लगा दूं और यहाँ पे A लगा दूं, तो एग्जैक्टली ये इसको फॉलो कर रहा है। तो इसका ये मतलब है कि मिसिंग वैल्यूज मेरे पास क्या हैं? पहली मिसिंग वैल्यू मेरे पास है A। अब देखो A कहाँ पे है? A यहाँ पे है। दूसरी मिसिंग वैल्यू है मेरे पास C कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये B इज द राइट ऑप्शन। अब इसी तरीके से जो स्टेप हमने पिछले सवाल में किया था वही स्टेप्स हम यहाँ पे भी सेम टू सेम फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले गिन लेते हैं कि टोटल कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल हमारे पास अगर 15 वर्ड्स हैं तो इस 15 का मतलब है कि मैं टोटल 3 ग्रुप बना सकता हूं जिसमें 5 अल्फाबेट्स होंगे और वो 15 को सेटिस्फाई करेगा, या फिर मैं 5 ग्रुप्स बनाऊंगा जिसमें 3 अल्फाबेट्स होंगे और वो भी 15 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैं 3 ग्रुप्स बना लेता हूं जिसमें 5 अल्फाबेट्स होंगे ताकि चीजें मेरे लिए आसान हो जाएं। अब फॉर एग्जांपल इसी चीज को मैं यहां पे अपने पास लिख लेता हूं, जैसे डैश BC-C, तो ये मेरे पास 5 कंप्लीट हो गए अल्फाबेट, ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरा मेरे पास हो गया A-AB-A, तो ये मेरे पास दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा मेरे पास हो गया -C-CA। ठीक है, अब यहां पे हम थोड़ी सी, जैसे हमने पुराना दूसरा स्टेप किया था वो यहां पे करेंगे कि एक ग्रुप के अल्फाबेट्स को दूसरे ग्रुप्स के साथ कंपेयर करेंगे। अब यहां पे दूसरे नंबर पे मेरे पास B है और यहाँ पे अननोन है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, और यहाँ पे C है जो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब आखिर में मेरे पास C है, यहाँ पे A है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और यहाँ पे भी A है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे मेरे पास C है और यहाँ पे A है जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और ये अननोन है, तो यहाँ से कोई कंक्लूजन हम निकाल नहीं सकते। इसका ये मतलब है कि 3 सेट की मदद से हम ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी पे जाना पड़ेगा और 5 सेट बनाने पड़ेंगे 3-3 अल्फाबेट्स के। तो इस तरीके से 3 अल्फाबेट्स के हम 5 सेट बना लेते हैं। जैसे 1 2 3, ये पहला हो गया, 1 2 3 दूसरा हो गया, 1 2 3 तीसरा हो गया, 1 2 3 चौथा, और ये मेरे पास 5वां।
अब हम ये देखते हैं कि क्या इसका सी इस आखिरी वाले ए से कंपेयर करें तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, लेकिन ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका ये मतलब है कि जो हम लोगों का ग्रुप 1 है वो ग्रुप 4 के साथ किसी हद तक सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोगों का बी है और यहाँ पे अननोन है तो क्या हम यहाँ पे बी लगा सकते हैं? हम यहाँ पे बी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए है और यहाँ पे अननोन है तो हम यहाँ पे ए लगा सकते हैं। इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल इसका जो ए है वो इसके ए के साथ सेम टू सेम है, इसका सी भी इसके साथ सेम टू सेम है, और यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये पैटर्न किसी तरीके से ए बी सी, तो यहाँ पे एक डिजिट मिसिंग था बी, हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है ए बी, तो यहाँ पे सी मिसिंग था तो हम यहाँ पे सी लगा सकते हैं। अब जो मिसिंग वैल्यू है वो हम लोगों के पास किस तरीके से बन रही है? वो बन रही है ए बी सी बी। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो डायरेक्ट ऑप्शन ए जो है इसको 100% सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो अल्फाबेटिकल सीरीज के हवाले से जितने भी यूनिक क्वेश्चंस, जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस और जितनी भी कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, हिंट्स वगैरह हो सकती थी वो सारी की सारी मैंने इस लेक्चर में प्रोवाइड कर दी हैं। और इसके जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए वो सारी की सारी मैंने नीचे प्रैक्टिस टेस्ट में ऐड करवा दी हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर और उस प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद अल्लाह के फजलो करम से आपके पेपर के सारे सवाल जो इस कैटेगरी में से आएंगे वो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। बाकी इसकी प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, उसमें सारे के सारे सवाल जितने भी आपके सिलेबस, सैम्पल्स, प्रैक्टिस टेस्ट, ये जितने गेस्ट पेपर्स, ये जितने सवाल रेलेवेंट हो सकते थे मैंने सारे ऐड करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह वो एक बेहतरीन प्रैक्टिस है और इंशाल्लाह आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।